Good morning students, I am Seema Madan. I am taking this lecture on behalf of IGNOU Study Center 2281, Niman Campus, Sunam. And the course is ANC 1, Unit 8, title is Meal Planning for the Pregnant and Lactating Woman. So before I will start, हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, हमने एडल्ट्स के लिए मील प्लान किया था। तो उसमें हमने बहुत सारे पहले फैक्टर्स क्या इम्पोर्टेंट है मील प्लानिंग के लिए, तो उसको हम फिर से रिकवर कर लेते हैं कि क्या है। हमें मेन जो 4 पॉइंट्स हम देखते हैं, फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इनकम और न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आप सेटिस्फाई हो फूड से, ठीक है। और जो है जहाँ से भी जो भी रिलीजन आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जहाँ से आप जो रिलीजन को बिलोंग करते हैं, रीजन को बिलोंग करते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल प्लानिंग फॉर द मील। आज हम करेंगे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स। तो अडल्ट्स में हमने क्या मेंशन किया था कि आपकी ग्रोथ कवर हो चुकी होती है, आपको सिर्फ मेंटेनेंस करना होता है। तो मेंटेनेंस के लिए आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मील प्लान करते हैं। तो मेन क्या है कि आपको क्या आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, उसके हिसाब से आपको क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो एडल्ट वुमेन की लाइफ में 2 ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पर उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कौन कौन से फेजेस होते हैं? एक होता है आपकी प्रेगनेंसी, दूसरा आपकी लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी में जब आपके अंदर एक जो है फीटस ग्रो करता है एंड दैट रिमेन्स इन योर बॉडी फॉर 9 months, तो बहुत रैपिड ग्रो करता है, क्योंकि जब एक फीटस जब आपकी बॉडी से बाहर आता है वो 2.5 से 3 किलो का होता है, और जब वो शुरू होता है तो एक सिंगल सेल होता है। तो इतनी जो ग्रोथ जो 9 months में वो होती है, उसमें आपकी एक लेडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर को हमने 2 में डिवाइड किया है, क्योंकि 0 to 6 months जब बेबी हो जाता है, उसके फर्स्ट 6 months में लैक्टेटिंग लेडी जो फीड देती है, ब्रेस्ट फीड करती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। 6 to 12 months जो वो बेबी को फीड करती है, उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की अलग होती है। तो इसको हमने 2 में डिवाइड किया है। तो जो ब्रेस्ट फीड लेडी है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जो वो फीड दे रही है उसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स उस मिल्क में बच्चे को पास होते हैं। अब हम जो है ये टॉपिक जो है हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है वो 9 months की होती है। इसमें एक सेल जो है आपकी बॉडी में ग्रो करता है, जो कि 9 महीने के बाद जब वो बाहर आता है तो 2.5 से 3 किलो की एवरेज वेट होती है। तो प्रेगनेंसी में हम क्या जो है कैसे प्रेगनेंसी आपका प्रोसेस करता है, प्रेगनेंसी शुरू कैसे होती है। प्रेगनेंसी एक वुमेन की एग के और मैन जो मेल है, मेल के स्पर्म के मिलने के बाद जब वो मीट करते हैं एग और स्पर्म, तो एक सिंगल यूनिट बनता है जिसे हम एक सेल बोलते हैं, ठीक है। फिर वो सेल जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है टू 2 cells। फिर 2 cells से वो 4 cells बनते हैं, 4 से वो 8 बनते हैं, 8 से फिर वो hundreds और thousands cells बनते हैं। फिर सेल्स जो हैं वो अपना साइज भी इंक्रीज करते रहते हैं। सेल इंक्रीज करते हैं साइज, और सभी सेल सेम स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करते, सभी एक जैसे नहीं होते। जो सेम सेल्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे एक टिश्यू बनता है। उनका जो अपना स्ट्रक्चर और फिर फंक्शंस होते हैं, उससे वो एक टिश्यू डेवलप करते हैं। टिश्यूज जो है फिर वो ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है फीटस में। ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे कि किडनी है, लंग्स है, ये ऑर्गन्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज से बनते हैं। फिर उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। जब उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होती है कि जब जो फीटस है वो साइज में बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, 2.5 kg में वो कितना साइज बढ़ाया। फिर क्वालिटेटिव होती है जो आपकी डेवलपमेंट होती है, जैसे कि आपकी बॉडी फंक्शंस में कॉम्प्लेक्स होती रहती है। पहले सेल छोटे मोटे फंक्शन करता है, फिर बड़े बड़े फंक्शंस करके वो बड़े बड़े जैसे कि टिश्यूज बन रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो ये बड़े बड़े फंक्शंस होने लगते हैं। तो जब ये क्वालिटेटिव चेंजेस आने लगते हैं, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। फिर ये जो आपका पूरा एक फीटस जो है आपका
बनने में कितने दिन लगाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली आ जाता है कि प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, कितने वीक्स का होता है, दैट इज़ ऑफ 40 वीक्स और 270 डेज। और हम उसको एक जो है नॉर्मल टर्म में क्या कहते हैं, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, जिसमें फीटस बहुत स्पीड से ग्रो अप करता है। अब फीटस कहाँ ग्रो करता है आपकी बॉडी में? इट ग्रोज अप इन द यूट्रस। होता क्या है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो जो सेल बनता है वो जाके मूव करके यूट्रस में सेट हो जाता है। यूट्रस में जो सेल है वो एक प्लेसेंटा में जाता है। तो प्लेसेंटा क्या है? वो एक टिश्यू है जिसके अंदर आपका फीटस ग्रो करता है। ठीक है, वो यूट्रस में एक सर्कल ओवल शेप का एक प्लेसेंटा बन जाता है, जिसमें एक सेल से वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो प्लेसेंटा भी अपना साइज बढ़ाता जाता है। फिर मदर से जो बच्चा, वो फीटस कैसे अटैच होता है? एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि मदर को और बच्चे के नेवल से अटैच होती है। वो जो है बच्चे को, उससे क्या होता है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स बच्चे को थ्रू ब्लड पास करती है। तो आपको ब्लड आता है, ऑक्सीजन मिलता है उसी से, और आपका वेस्ट एक्सचेंज होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रेगनेंसी में आपकी जो फंक्शंस करती है बॉडी थ्रू आउट, एक फीटस जो है ग्रो करता है। ठीक है, एक सेल से वो एक बेबी बनता है। उस पूरे प्रोसेस में जो है प्लेसेंटा आपका मेन रोल करता है, जो कि यूट्रस के ऊपर बनता है एक टिश्यू सा, जो जैसे जैसे फीटस ग्रो करता जाता है प्लेसेंटा अपना साइज बढ़ाता जाता है। फिर हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं लेडी की लाइफ में, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेंज आता है, आपके बॉडी ऑर्गन्स चेंज करते हैं। बॉडी ऑर्गन्स क्या है कि आपके अंदर एक प्लेसेंटा बन जाता है, आपका यूट्रस प्लेसेंटा बनता है, तो आपकी बॉडी जो है ग्रो करती है। ठीक है, फीटस आपके अंदर होता है, फीटस ग्रो करता है। तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आपके यूट्रस और मसल्स फैल जाते हैं, आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। ये तो आपको हमने पिछले भी चैप्टर में, जब हम एडल्ट्स का मील डिसाइड कर रहे थे, मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी में BMR बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, BMR कैसे बढ़ता है आपकी बॉडी में? जैसे जैसे आपकी बॉडी में फीटस ग्रो करता है, तो फीटस की ग्रोथ, जहाँ भी ग्रोथ ज़्यादा होती है, हम कहते हैं ना कि ग्रोथ के टाइम जो है वो BMR ज़्यादा होता है। तो बहुत स्पीड से आपकी ग्रोथ बेबी की बढ़ रही होती है, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एक टिश्यू डेवलप कर रहा होता है। तो दोनों की ग्रोथ की वजह से जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई तो BMR हमारा बढ़ जाता है। फिर हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस इन दी बॉडी फ्लूइड बहुत एक्सट्रीम में बढ़ जाता है। आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50% ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम ब्लड जो है फीटस को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जब ब्लड बढ़ गया, आपका बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है, तो आपका जो हेमोग्लोबिन है, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो कम हो जाती है। एक नॉर्मल लेडी में जो हेमोग्लोबिन है वो 12 होता है। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो 10 से 11 पहुंच जाता है। जो मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि आपको हेमोग्लोबिन चेक रखना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा कम ना हो, नहीं तो फिर हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेशन फंक्शनिंग में क्या होता है, जैसे ही आपका प्लेसेंटा का ग्रोथ बढ़ता है, आपके स्टमक पे प्रेशर पड़ता है। स्टमक पे प्रेशर पड़ने से जो है आपका फूड जो है वो स्टमक को जगह कम मिलती है, आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक जूसेस कम बनने लगते हैं। आपका जो फूड है वो प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है आपको अनईजीनेस और डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। जैसे कि सुबह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लोगों को नोजिया वॉमिटिंग होता है, तो वो क्या है कि आपकी फूड पाइप में जो है गैस भी चली जाती है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है स्टमक में, तो फूड के साथ गैस भी पाइप में चली जाती है, जिसकी वजह से सुबह आपको वॉमिटिंग, नोजिया फीलिंग होती है। ठीक, तो
आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्टमक पे जो है जो फूड है वो बहुत हैवीनेस और फुलनेस रखता है, क्योंकि फूड आपका फुल प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो बहुत देर तक आपकी बॉडी में ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो फूड को डाइजेशन प्रोसेस में इफेक्ट करता है और आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन मीन्स आपको पॉटी टाइट या कम आने लगती है। तो फिर बॉडी वेट आपका इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जैसे कि आपके अंदर एक फीटस ग्रो करता है, प्लेसेंटा ग्रो करता है, बॉडी फ्लूइड बहुत बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है आपकी बॉडी में। तो ये सारे आपकी बॉडी को वेट को बढ़ाती है। इस पूरे प्रोसेस में हम इस प्रोसेस को जो प्रेगनेंसी है इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, 0 to 3 months, 3 to 6 months, देन 6 to 9 months, क्योंकि इन तीनों में जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज होता है, आपका बॉडीली चेंजेस में भी आपके इफेक्ट होता है। जैसे कि फर्स्ट 3 months में वॉमिटिंग, नॉइज़िया बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि फीटस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा अभी उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, अभी उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने शुरू नहीं होते हैं। तो 4th मंथ से जो है आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 9 months तक बढ़ सकती है। तो जो मैक्सिमम वेट गेन भी होता है वो पर्टिकुलर इसी पीरियड में होता है। अब हम वेट गेन की बात कर रहे हैं, तो वेट गेन में क्या है कि आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी जितनी भी आपकी टिल 9 months तक होती है, आपको 8 से 10 kg वेट गेन होता है। ठीक है, आपके वेट गेन से जज हो जाता है कि बेबी जो है वो नॉर्मल ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका 4E5 है, दैट मीन्स कि बच्चा जो है माल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, दे मीन्स कि सम ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, जब अगर वेट नहीं बढ़ रहा तो लेडी को भी, क्योंकि उसके अंदर एक फीटस डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, तो लेडी को भी डेंजर है और उस बच्चे को भी डेंजर है। ऐसे ही अगर 8 से 10 वेट से ज़्यादा वेट बनने लगता है तो भी वो हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन में भी रिस्क रहेगा। तो वेट जो है आपको चेक रखना है कि आपका एवरेज जो है टिल एंड 8 से 10 kg वेट बढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं आपके जैसे मैंने आपको बोला कि 3 ट्राइमेस्टर्स में है और 4th ट्राइमेस्टर से आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट शुरू होती है। तो अब हम थोड़ा सा रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक को डिस्कस कर लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या होती हैं इस प्रेगनेंसी में। मेन आपकी प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट क्या बढ़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो एनर्जी आपकी कितनी आपको चाहिए, तो एक रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक हमारा जैसे एवरेज वुमेन का बना होता है कि आपको 50 kg, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि हम एक रेफरेंस वुमेन लेते हैं, तो उसमें जो डेविएशंस होती हैं, तो इसमें वो क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी में वो बताते हैं कि प्लस 300 आपको किलो कैलोरी ऐड करना है एनर्जी, जितनी आपको नॉर्मल एक सेडेंटरी वुमेन को, मॉडरेट वुमेन को और एक हैवी वर्कर को जितना चाहिए होता है, उसमें हम प्लस 300 कर देते हैं। प्लस 300 कैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने 1875 एक सेडेंटरी वुमेन को हमने एनर्जी लेवल रीड किया था, तो उसमें अगर हम 300 प्लस करते हैं तो 2175 किलो कैलोरी एक प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए। वैसे ही हम प्रोटीन में आते हैं, तो जो प्लस 15 प्रोटीन आपको ऐड करना होता है। तो एवरेज जैसे आपको हमने पिछले में बताया था एडल्ट में, आपको एवरेज वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे कि 50 किलो की लेडी है तो 50 आपको ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन जब हम प्रेग्नेंट लेडी का है तो उसमें हमें 15 ग्राम ज़्यादा चाहिए, तो हमें 65 ग्राम्स एक 50 किलो की लेडी को प्रेगनेंसी में प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा हमें वाली कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि हमें 1000 चाहिए होता है। आयरन जो एवरेज हम लेडी का बताते हैं वो 30 मिलीग्राम बताते हैं, और वो जो है बढ़कर 38 हो जाता है। जैसे कि एनर्जी बढ़ती है तो रिक्वायरमेंट आपकी जो है थायमिन, नाइसिन और राइबोफ्लेविन की भी बढ़ती है। जैसे कि नाइसिन में आपको 2 रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, और कितना आपको चाहिए उससे प्लस 2 हो जाता है मिलीग्राम। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही हैं। इसके अलावा आपको जो आपके आरडीआई में डिस्कस नहीं होता है वो है आयोडीन एंड जिंक, जो आपको रिक्वायर्ड हो जाता है इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में। ये आयरन और जिंक, आयोडीन और जिंक आपको आरडीआई में हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन लेडी को प्रेगनेंसी में इन
की स्पेशली रिक्वायरमेंट होती है। इवन फोलिक एसिड आपका जो है एवरेज आपको 150 चाहिए होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको 400 मिलीग्राम चाहिए होता है। तो ये जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट में चेंजेस क्या है कि आपको एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपका कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक और फोलिक एसिड आपका बढ़ता है, प्लस आपका विटामिन बी में थायमिन, नाइसिन और राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके मील प्लानिंग। ठीक है, मील प्लानिंग क्या है? मील प्लानिंग में जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब भी हम किसी के लिए भी मील प्लानिंग करते हैं तो 4 पॉइंट्स जो हमारे माइंड में होने चाहिए कि वो किस इनकम ग्रुप से है, आपकी फूड एक्सेप्टेबिलिटी है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। आपको जब भी फूड प्लान करना है तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपको क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, इसी को आपको पूरा करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में आता है, whom we are planning for, कि हम किसके लिए जो है डाइट प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो लेडी हम ले रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में है या थर्ड ट्राइमेस्टर में है, ये चीज़ों को हमें माइंड में रखना है। फिर उसके बाद जो इनकम ग्रुप है वो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से है, वो मीडियल से है, या वो हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से है, प्लस वो किस रीजन को बिलोंग करती है, नॉर्थ साइड से है, साउथ साइड से है, वेस्ट साइड से है, कौन से रिलीजन को बिलोंग करती है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट आती हैं। उसके बाद हमें क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर जब हम प्रेग्नेंट लेडी है उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें आपको मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि एडोलेसेंट की अगर कोई लेडी एडोलेसेंट एज में प्रेग्नेंट होती है तो एडोलेसेंट एज में ऑलरेडी ग्रोथ हो रहा होता है, तो उसमें जो है आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो मील प्लानिंग से पहले एक पॉइंट जो था वो था कि हमें क्यों ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपको बताया था कि भी एनर्जी कैसे है, आपका BMR ही बढ़ जाता है। BMR बढ़ेगा तो टोटल आपका जितनी आपका वर्क एक्टिविटी लेवल है प्लस आपका BMR है प्लस टोटल एनर्जी बनती है। तो BMR बढ़ गया आपका, आपके जो है रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। फीटस आपका ग्रो कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आपका प्लेसेंटा बढ़ रहा है तो आपकी ग्रोथ हो रही है, अंडर फीटस की ग्रोथ हो रही है, तो आपका BMR भी बढ़ता है और आपकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ती है? प्रोटीन सिंथेसिस अंदर बॉडी के अंदर फीटस है, फीटस के भी अंदर प्रोटीन के फंक्शंस बढ़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, तो फंक्शन बहुत हो रहा होता है, तो इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बनती है, क्योंकि फीटस के अंदर उसकी बोन्स बन रही हैं, बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट हो रही है, तो जब बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट होगी तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सही आयरन की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ती है? आयरन की रिक्वायरमेंट की फीटस को भी आयरन की रिक्वायरमेंट है, प्लस फीटस जब आपका ग्रो कर रहा होता है तो वो बर्थ से 3 to 6 मंथ्स तक का आयरन स्टोर कर लेता है, क्योंकि उसको जो है वो ब्रेस्ट फीड पे रहना है और ब्रेस्ट फीड में आयरन नहीं होता है, ठीक है। तो वो 6 मंथ्स तक का अपना आयरन भी स्टोर करता है, तो आयरन आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में। प्लस आपकी जो मैंने आपको बोला था कि इसके अलावा आपको आयोडीन और जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयोडीन और जिंक क्या करते हैं? जिंक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ में काम आता है, ठीक है। और आयोडीन जो है वो आपकी डेवलपमेंट में काम आता है, जैसे कि मेंटल ग्रोथ होती है आपकी, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में दोनों में आयोडीन काम आता है। तो ये पॉइंट्स जो थे वो आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट समझा रही थी मैं कि क्यों न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर टाइम में हमारी बढ़ती है। अब आते हैं कि होम वी आर प्लानिंग फॉर, जैसे कि हम लोगों ने मील प्लानिंग शुरू किया था, तो हम किसके लिए प्लान करेंगे, बहुत ज़रूरी है। वो ट्राइमेस्टर, कौन से ट्राइमेस्टर में है, कौन से इनकम ग्रुप को बिलोंग करती है, कौन से रीजन को बिलोंग करती है, प्लस आपका उसमें फूड कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं, कौन से अवेलेबल हैं, ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है।
और न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। फिर हम आते हैं कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जब भी मील प्लान करना है तो आपको न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। एनर्जी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप प्लान करेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडी को ये चीज़ें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, देन वी कम्स टू विच फूड्स टू सिलेक्ट। जैसे कि हमने 3 फूड्स बताए हुए हैं। फूड ग्रुप्स आपको पता ही है कि एक एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप्स होते हैं, पल्सेस वाले जो कि प्रोटीन वाले होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो फिर थर्ड आ जाते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स वाले ग्रुप जो कि प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो इन फूड्स को हम डिसाइड कर लेते हैं। सीरियल्स में राइस, व्हीट है, पल्सेस हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आपके मीट, एग और फिश आ जाता है। वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं। फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, अदर फ्रूट्स हो गए। तो इन सारे फूड्स को हम एक सीक्वेंस में डाल लेते हैं। फिर हम उनको डिसाइड करते हैं कि हम क्या जो है हमें ज़्यादा एनर्जी देंगे। जैसे कि फ़ैट्स हम बहुत ऐड करते हैं, शुगर जैगरी ऐड करते हैं, फैट ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप पॉसिबल है तो आप मीट, एग, फिश खाएंगे बिकॉज दे आर प्रोटीन रिच फूड्स। इफ़ नॉट पॉसिबल तो फिर आप पल्सेस की डाइट बढ़ाएंगे, अपनी मिल्क प्रोडक्ट्स की डाइट बढ़ाएंगे। ऐसे ही आपको, जैसे मैंने आपको बोला, शुगर और फैट बढ़ जाता है इसमें। और फिर आपकी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोगे क्योंकि आपको आयरन की रिक्वायरमेंट है। फिर हम आ जाते हैं क्या स्पेशल फूड प्रिपरेशन होती है इस पर्टिकुलर फूड टाइम में। बहुत नॉर्थ साइड पे जैसे कि पिन्नी पंजीरी बनाई जाती है कि लेडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो कैसे बनती है, आपको आपके सीरियल्स, हर्ब्स ऐड कर लेते हैं, बहुत सारे फैट्स और नट्स ऐड कर लेते हैं ताकि आपको जो है जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है एनर्जी और प्रोटीन की वो पूरी हो जाए। तो हर स्टेट का डिफरेंट है। हर जैसे वेस्ट में है मेथी पाक बनता है और साउथ में पायसम बनता है। तो ये स्पेशल फूड्स हैं जो प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बनाए जाते हैं। और ये हम लोगों को अपने मील में ऐड कर लेने चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मल मील्स देते हैं उसके इन बिटवीन हम लोगों को खाना चाहिए ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं क्या मील पैटर्न होना चाहिए। मील पैटर्न वैसे तो नॉर्मली हम मानते हैं कि जो है डाइट जो है आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी आप जैसे नॉर्मल एक एवरेज आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लेके खाते हैं तो उसमें सबकी रिक्वायरमेंट बड़ी होती है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अमाउंट बढ़ा लेना चाहिए। तो उसमें क्या है आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और इसमें इस प्रेगनेंसी में आपको कर्ड लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एसिडिटी रोकता है। तो इसमें जो हम लोग मेन डिस्कस करते हैं तो वो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अमाउंट बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि प्रेगनेंसी में स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो बहुत ज़्यादा फूड जो है वो ले नहीं पाते ड्यू टू फीलिंग ऑफ हैवीनेस और फुलनेस इन आवर बॉडी। तो हम लोगों को मील का आपको ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए प्रेगनेंसी में। जैसे कि अब लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से लेडी है तो उसको 4 से 5 मील लेनी चाहिए, जिसमें कि आपने सुबह उठते ही कुछ ना कुछ बिस्किट्स पर खाने ताकि आपको एसिडिटी ना हो चाय के साथ। फिर आप अपना नाश्ता करते हैं, नाश्ते के आपके बाद जो है आपकी जो स्पेशल पंजीरीज बनती हैं, पिन्नीज बनती हैं वो खाइए। ठीक है, आप मिल्क रिक्वायरमेंट बढ़ाइए, अपने जूसेस बढ़ाइए, फ्रूट्स बढ़ाइए। ठीक है, तो इसमें आप 4 to 5 लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की लेडीज़ को लेना चाहिए। जो मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो 5 से 6 टाइम उनको लेना चाहिए। और जो हाई इकोनॉमिक से 6 से 7 टाइम अपना मील लेना चाहिए, क्योंकि आपको आप ज़्यादा फूड ले नहीं सकते और आपको ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है तो आपको अपने मील फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है। ठीक है, पर्टिकुलरली इस टाइम के लिए। इसके अलावा और क्या क्या अदर स्पेसिफिक कंसिड्रेशन है कि आपको जैसे एसिडिटी होती है तो सुबह आपको ब्रेड, बिस्किट, चाय के साथ लेना चाहिए। आपको बहुत सारा फ्रूट लेना चाहिए, जैसे कि आपको लेमन जूस ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, बटर मिल्क ले लीजिए। तो ये आपकी डाइट में, और आपको 4 से 6 ग्लास पानी पीना है। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि आपको मैंने बोला कि बॉडी का जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, फूड बढ़ जाता है, तो आपको बहुत सारा लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रोकती है क्योंकि वो फूड को प्रेस करता है। ठीक,
और ज़्यादा स्पाइसी फूड इसमें नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा फ्लेवर्ड नहीं लेना चाहिए, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें आपको कंसिड्रेट करनी है कि आप जैसे कि आपको ज़्यादा मील्स खाने हैं, कम अमाउंट खानी है, ताकि आपको ओवर वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेट वॉमिटिंग ना हो, नोज़िया ना हो, ठीक है। और ज़्यादा अमाउंट चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन आपकी कम नहीं चाहिए, तो आपको न्यूट्रिशन उस टाइम पटेगा कि आप सिर्फ आपको नहीं चाहिए, आपके फीटस को भी पूरी न्यूट्रिशन चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है, ठीक है। देन वी कम्स टू दी लैक्टेशन पार्ट। ये प्रेगनेंसी के मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। अब हम आ जाते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड कहाँ से शुरू होता है? जैसे ही बेबी का बर्थ होता है 0 to 6 मंथ, हम 2 में डिवाइड करते हैं लैक्टेटिंग। लैक्टेशन क्या है कि मदर ब्रेस्ट मिल्क देती है, बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है। तो वो जो दूध बच्चा लेता है, फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चा टोटली ब्रेस्ट फीड पे होता है। तो ब्रेस्ट फीड हमें क्या न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है। और 6 to 12 मंथ्स भी बेबी ब्रेस्ट फीड लेता है, बट उसके साथ वो कुछ डाइट शुरू कर लेता है। तो इसलिए दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। ब्रेस्ट मिल्क से हमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एक्सेप्ट आयरन और नाइसिन। ये दोनों चीज़ें जो है ब्रेस्ट मिल्क आपको नहीं देता है। इसीलिए जो है बेबी जो फीटस ग्रो कर रहा होता है, तो वो मदर से ही आयरन जो है वो स्टोर कर लेता है 6 मंथ्स के लिए। अब इसमें जो है नॉर्मली एनर्जी जो है वो ब्रेस्ट मिल्क 65 किलो कैलोरी देती है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि होता है। फिर उसके बाद हम इसके अलावा मदर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि वो जो ब्रेस्ट फीड दे रही है उसी की बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स मिल्क के थ्रू बच्चे को पास कर रहे होते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स लेडी की क्या क्या बढ़ती हैं? उसको विटामिन ए बहुत ज़्यादा चाहिए, विटामिन सी बहुत चाहिए, उसको एनर्जी और प्रोटीन के साथ विटामिन ए और सी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि नॉर्मल आपका डाइटरी इनटेक में विटामिन ए जो है वो 2400 कैरोटीन चाहिए होता है, और लैक्टेटिंग सिचुएशन में उसको 3800 मिलीग्राम चाहिए होता है। और आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस लैक्टेशन पीरियड में, जो कि आपकी नॉर्मल अगर 1875 एक्सीडेंटल लेडी को चाहिए, तो इसमें जो है आपका 550 फर्स्ट 6 मंथ्स में होता है। तो और आपका लैक्टेटिंग मदर का 6 to 12 मंथ्स में 400 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। ऐसे ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको 25 ग्राम बढ़ जाती है। जैसे कि आपको 50 ग्राम एक एवरेज वेट में चाहिए, तो आपको 75 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए 0 to 6 मंथ्स, और 18 ग्राम्स आपको 6 to 12 मंथ्स में चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया विटामिन ए बढ़ जाता है। विटामिन सी जो है वो नॉर्मल डाइट में आपको 40 मिलीग्राम चाहिए, लेकिन लैक्टेशन में आपको विटामिन सी जो है वो 80 मिलीग्राम चाहिए होता है, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो चेंज होती हैं लैक्टेशन पीरियड में। और ब्रेस्ट मिल्क में से मैंने आपको डिस्कस किया कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि क्या हम लोग जब मील प्लान करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी है, ठीक है। और तो उससे पहले हम RDI में, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि इतना बढ़ जाता है, RDI हमने डिस्कस कर लिया, मील प्लानिंग करते हैं। होम वी आर प्लानिंग फॉर, हम किसके लिए मील प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको पहले किस रीजन को बिलोंग करती है, किस लो इकोनॉमिक ग्रुप को करती है। और लैक्टेशन 0 to 6 मंथ्स का है कि 6 to 12 मंथ्स की लैक्टेटिंग बेबी है, ठीक है। फिर क्या न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड है? न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, विटामिन ए और सी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आपकी। तो फिर आ जाते हैं कि विच फूड्स टू सेलेक्ट। तो इसमें क्या है कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स आप जो भी एक एवरेज न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से इस पर्टिकुलर टाइम में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो बोलते हैं कि ज़्यादा अमाउंट लो, सारी चीज़ें लो, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, आपके नट्स हैं, मीट, एग, फिश है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स लो। आप कैलोरीज बढ़ाने के लिए सीरियल, राइस, व्हीट, जितने भी आपके फैट्स एंड शुगर आपको बहुत लेना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बढ़ानी होती हैं इस टाइम में। फ्रूट्स बहुत लेना चाहिए न्यूट्रिशन में। तो सारे न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं और आपको ज़्यादा अमाउंट कर देनी चाहिए। विच फूड्स टू सिलेक्ट में जो है आप सारे फूड सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना होता। आप सारे फूड्स आप इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको लेने चाहिए।
फिर आपका आ जाता है क्या स्पेशल कंसिडरेशन है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि स्पेशल फूड्स बनाए जाते हैं जो आपको अपनी फूड में ऐड कर लेने चाहिए इस पर्टिकुलर पीरियड में, ताकि आपका जो है एनर्जी जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो फिल हो, स्पेशली आपकी प्रोटीन और एनर्जी इससे फिल हो जाता है। इसके अलावा क्या स्पेशल कंसिडरेशन होते हैं लैक्टेशन में, तो लैक्टेशन के टाइम पे आपको ड्रग्स और अल्कोहल जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत सारा फ्रूट लेना है क्योंकि उस फ्रूट से ही जो है ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है। लैक्टेशन वाली मदर जो है इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्योंकि दैट ऑल्सो पास टू द चाइल्ड। उसका प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, वो अपनी 5 से 6 मील उसको अपनी डाइट में लेने चाहिए। बहुत सारा फ्रूट जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि अपना जो है खाने का उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसको मील ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद जो स्पेशल कंसिडरेशन में चीज़ें हैं कि आपको फ्राइड फूड इसमें भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि एसिडिटी ना हो, बहुत फ्लेवर्ड फूड नहीं लेना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ फूड्स जो हैं बच्चे इंटॉलरेंस शो करते हैं जब आप लैक्टेशन, तो उन फूड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको मिनिमम 500 ml दूध पीना चाहिए लेडी को ड्यूरिंग लैक्टेशन। अगर आप लो सोशियोइकोनॉमिक से करते हैं तब भी मिनिमम 325 ml का मिल्क आपको एक लेडी को लेना चाहिए। लैक्टेशन में मेन यही है कि आपको डाइट आपको बढ़ानी है, दूसरा आपको फ्रूट ज़्यादा लेना है, मिल्क मिनिमम 500 ml लेना है, और जो एवरेज जो ब्रेस्ट फीड में आप जो फर्स्ट मंथ में लेडी देती है वो 500 ml जो है वो बनाती है मिल्क। ब्रेस्ट फीड जो है लेडी का ब्रेस्ट फीड 500 ml बनता है। एवरेज जो है उसके बाद जो है वो 850 ml दूध बनाता है ब्रेस्ट फीड का मिल्क। इतना मिल्क बनता है लेडी के अंदर जो अपने बच्चे को प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये पॉइंट मैं स्किप कर गई। तो ये है 850। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कितना मिल्क ब्रेस्ट मिल्क से एवरेज बनता है लेडी का, तो 850 ml होता है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स देता है एक्सेप्ट आयरन। इसीलिए बेबी जो है आयरन और नाइसिन, तो आयरन जो है वो बेबी अपनी बॉडी में ही लेकर अपनी मदर से लेकर जो है बॉर्न होता है। So these are all important points to be noticed. Thank you very much, students.